प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जब फैसला आया 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से फेक अकाउंट्स के हवाले से, तो उसके बाद से लेकर अब तक पे दर पे दरख्वास्तें उनकी जानिब से दायर की गई हैं। सिर्फ आसिफ जरदारी साहब की जानिब से आज तीसरी दरख्वास्त दायर की गई है और मजमूई तौर पर इस केस के जो फरीक हैं, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से मिलाकर मजमूई तौर पर 10 से ज़्यादा दरख्वास्तें अब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। अब आज जो नई दरख्वास्त जरदारी साहब की तरफ से दायर की गई है, वो दरख्वास्त ये कहती है कि जनाब ये JIT को रोका जाए कि वो जरदारी ग्रुप के मुलाजमीन को हरास करे, ऑफिसर्स को हरास करने से रोका जाए। अब ये एक नई दरख्वास्त आसिफ जरदारी साहब को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो क्यों चाहते हैं कि JIT उनको मज़ीद प्रोब ना करे? अगर नैब कर रही है तो वो करे, अब JIT क्यों कर रही है? ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। फिर देखेंगे शहबाज शरीफ साहब की रिहाई अमल में आई, उनकी ज़मानत हो गई। इसको नून लीग ने हक और सच की फतह करार दिया, लेकिन फवाद चौधरी साहब इसे नैब से शिकवे कर रहे हैं और नैब से कह रहे हैं कि अगर आपको कोई मसला है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है, आपको वो इशूज़ रेज करने चाहिए। ये कैसे हो गया? इस पर बड़े खफा से फवाद चौधरी साहब दिखाई दिए। तो हुकूमत नैब की इस कारकर्दगी से नाखुश है। तो सवाल यह है कि ये जो रिहाई अमल में आई है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो इल्ज़ाम था नैब का, वो कमज़ोर था या नैब की कारकर्दगी कमज़ोर है? ये सवाल उठाएंगे। फिर प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे कि IPBs ने किस तरह से गलत रिकॉर्ड पेश करके सालाना $1 अरब जो है वो वसूल किए, और ये खेल किस तरह से खेला गया कि जहां IPBs 15% मुनाफा लेने का कानूनी हक रखती थी, वहां उन्होंने 70-80% तक मुनाफा भी कमाया। ये खेल, बेरहम खेल कैसे खेला गया, ये आपको बताएंगे, खबर आपको देंगे। और एक और खबर प्रोग्राम में आज हम आपको देंगे, और वो ये कि एक सफ़े अव्वल के वफाकी वज़ीर हैं जो अपनी वजारत का कलमदान तब्दील करने के ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से सिलसिले में बात की है। ये माजरा क्या है, ये भी हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं मेहमानों का। मज़हर अब्बास साहब तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ। मज़हर साहब खुश आमदीद। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मज़हर साहब की तरफ आते हुए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि किस तरह से जरदारी साहब की तरफ से जो 3-4 दरख्वास्तें आई हैं इस महीने में। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो दरख्वास्तें कौन कौन सी हैं। 7 जनवरी के फैसले के खिलाफ सबसे पहले नजर सानी की दरख्वास्त आसिफ जरदारी साहब की तरफ से दायर की गई कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए। उसके बाद एक और दरख्वास्त में कहा गया कि नैब जो है वो नैब के जो केसेस हैं इस्लामाबाद में, उसको नैब कराची में मुंतकिल किया जाए। इस ख्वाहिश का इजहार भी दरख्वास्त में किया गया। और फिर एक और दरख्वास्त दायर की गई कि नज़र सानी की दरख्वास्त को जल्दी सुना जाए। ये कुछ दिन पहले दरख्वास्त, इस पर हमने पिछले हफ्ते इसको डिस्कस भी किया था प्रोग्राम में। और फिर आज एक और दरख्वास्त दायर की गई है जरदारी साहब की तरफ से, वो ये कि FIA को कार्रवाई से, JIT को कार्रवाई से रोका जाए और वो हमारे जो जरदारी ग्रुप के ऑफिसर्स हैं उनको हरास ना करें। अब मज़हर अब्बास साहब, नैब कराची ने भी 4 रेफरेंसेस तैयार किए हैं जिसमें जो मेन एक्यूज़ हैं वो आसिफ जरदारी साहब हैं। तो आसिफ जरदारी साहब की मुश्किलात आप बढ़ते हुए देखते हैं आने वाले दिनों में, या आपको लगता है कि जिस तरह से नून लीग के रहनुमाओं को रिलैक्सेशन मिल रही है, नैब उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पा रही, तो ये जो प्रेसिडेंट है जो नून लीग के खिलाफ सामने आ रहा है नैब का, वो जरदारी साहब के लिए हौसला अफजा है? देखिए, जरदारी साहब की ज़ाहिर है बज़ाहिर तो मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और वो परेशान भी हैं। न सिर्फ वो परेशान हैं, फरियाल तालपुर साहिबा भी परेशान हैं, क्योंकि ये जो JIT ने काम किया था या FIA ने काम किया था, ये काफ़ी डीप जाके उन्होंने काम किया है। ये अलग बात है कि जब ट्रायल होता है तो उसमें आपका कोई बहुत कमज़ोर मुकदमा भी अच्छा वकील बहुत मजबूत बना देता है, और आपका कोई बहुत मजबूत मुकदमा भी आपका वकील उसे कमज़ोर बना सकता है। ये तो जब ट्रायल चलेगा, रेफरेंस चलेगा, जो रिकॉर्ड है नैब का रेफरेंस के हवाले से वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम तफ्तीश कर रहे होते हैं या नैब के लोग तफ्तीश कर रहे होते हैं, इवन जनरली भी, आरिफ भी यहाँ मौजूद हैं, आरिफ जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पुलिस की तफ्तीश होती है या FIA की तफ्तीश होती है, उसमें बहुत नुक्स रहते हैं और एक ज़रा से नुक्स की बना पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुल्ज़मान को चला जाता है। अब इसमें अक्सर हम ये बात कहते हैं कि जी तफ्तीश सही नहीं हुई। आला अदलिया में हमने ये बातें बहुत सुनी हैं। इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है
कि तफ्तीश अच्छी नहीं हुई या तफ्तीश अच्छी नहीं की गई, और ज़रा सा एक सेक्शन इधर से उधर कर दें तो आपका मसला हल हो जाता है। किसी को जेल डलवाना हो तो एक सेक्शन ऐड कर दें, और किसी को जेल से बाहर लाना हो तो एक सेक्शन ऐड कर दें, आपका केस मजबूत हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा। तो ये तो हमारी तफ्तीश का हाल है। लेकिन अब जब नैब ने 4 रेफरेंसेस, मुझे लगता है कि 4 रेफरेंसेस फाइल करके नैब के लिए कोई आसान नहीं होगा इन 4 रेफरेंसेस में अब इस ट्रायल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, प्रूव करना। उससे गालबन शायद बेहतर होता अगर 1 या 2 केसेस पहले आप रेफरेंस फाइल करते और उसकी पूरी तैयारी करते, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया पे बहुत जल्दी चीज़ें आ जाती हैं, लीक कर दी जाती हैं, और फिर जब आगे बात जाती है, जिसी तरह JIT की रिपोर्ट्स आती हैं, JIT की रिपोर्ट के मुंदरजात जो है कोर्ट में जाने से पहले ही मंजर आम पे आ जाते हैं। इससे केस कमज़ोर होता है प्रोसिक्यूशन का, इससे मजबूत नहीं होता। जब आप किसी की वीडियो क्लिप चला देते हैं किसी मुल्जिम की, तो उससे केस मुल्जिम का मजबूत होता है, आपका कमज़ोर होता है। तो मुझे लग रहा है कि मुश्किलात तो उनकी बिल्कुल मुझे बढ़ती हुई लग रही हैं, सही, लेकिन ये बड़ा चैलेंज होगा नैब के लिए कि एक साथ 4 रेफरेंसेस को वो फाइल करना और उसको आगे लेके चलना। ये जो सही है, आप कह रहे हैं कि ये चैलेंजिंग होगा, JIT के लिए बहुत आसान नहीं होगा। सही है। जो चीज़ें लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब, जी, जो चैलेंजिंग चीज़ें होगा, अब बहुत तक ये चैलेंजिंग JIT ने प्रोब की थी या JIT ने जो चीज़ें निकाली हैं, जो नैब के पास आ गई हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे शवाहिद हैं और इसमें से बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं जो जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, और उसके गवाहान मौजूद हैं, ठेकेदारों के बयानात मौजूद हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में ये केस नैब के लिए उसी तरह से मुश्किल होगा जिस तरह से शहबाज शरीफ का केस मुश्किल हुआ, या जिस तरह से नवाज शरीफ के मुकदमे में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या ये केस इसकी नौयत थोड़ी मुख्तलिफ है? जरदारी साहब की चूंकि तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहीं पर गवाहान थे, यहीं पर इन्वेस्टिगेशन हुई है, यहीं पर रिकॉर्ड बैंकों से मिला है, तो ये यहाँ नैब के लिए वैसी ही मुश्किल होगी या थोड़ा आसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में करप्शन ताकतवर के लिए पकड़ने के लिए कानून है ही कोई नहीं। माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो की 2 हुकूमतें तोड़ी गई, करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे, नवाज शरीफ की तोड़ी गई, संगीन इल्ज़ामात लगे, सरे महल, स्विस केस, पता नहीं बिलियन, और इस दफ़ा अरबों खरबों रुपए के इल्ज़ामात। वाइट कॉलर क्राइम को प्रूफ करना कंपैरेटिवली दूसरे क्राइम से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी मोहतरम मेरे भाई मज़हर अब्बास साहब ने फरमाया कि क्या एविडेंस गायब कर दिए गए या है ही नहीं। सबसे ज़्यादा अहम ये है, ये कड़वा सच है जिसे कोई नहीं मानता, डील करने वाली ताकतें थी, हैं और रहेंगी। आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरम वाली जो JIT है ना, मैंने खुद भी इत्तेफाक से कोई 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखी है। उसके बाद 3-4 आईनी माहिरीन से वो डिस्कस किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से किया है। वो कह रहे हैं बज़ाहिर इसमें बचने के चांस ही कोई नहीं जितनी एविडेंस है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं तो शहबाज साहब का जब केस हुआ था, वो वाला रमजान शुगर मिल वाला, मुझे अहम तरीन अफसर ने कहा, नैब के अहम तरीन अफसर ने, कि यार अमूमन हर केस की अप्रूवल प्रिंसिपल सेक्रेटरी देता है ऑन डायरेक्शन बिहाफ ऑफ CM। कहते हैं गलती से इस केस में रमजान शुगर मिल के करीब जो ब्रिज बना है, इस पे शहबाज शरीफ के खुद सिग्नेचर है। कल जब बेल आज अप्लाई की गई, वो सिग्नेचर वाला कागज ही गायब कर दिया गया। क्या देखना यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर प्रोसिक्यूशन आप कमजोर कर देंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गायब कर देंगे, असल एविडेंस कमजोर कर देंगे, तो अदालत ने तो जो आपके पास सबूत है उसकी बुनियाद पर फैसला करना, जजा या सजा नैब ने करनी है, हुकूमती इदारों ने करनी है। हुकूमत तो कहती है कि अगर हम NRO हमसे जब मांगा जाता है उसका मतलब है हमने प्रोसिक्यूशन कमजोर करनी है तो वो कमजोर होगी। फवाद चौधरी साहब 12 ये कह चुके हैं, तो फवाद चौधरी साहब या हुकूमत तो नहीं कमजोर कर रही, प्रोसिक्यूशन कौन कमजोर कर रहा है और क्यों कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है? मैं 2 चीजें बताने लगूं। मैंने गुजारिश की ना, पहली 4 हुकूमतें गई, क्या स्विस केस झूठा था, क्या सिरे महल झूठा था, क्या नवाज शरीफ की खरबों रुपए प्रॉपर्टी और दीगर सियासतदानों की
जबान ज़द आम है। मज़र साहब ने मेरा ख्याल है सब कुछ अपनी आंखों से करीब से देखा, रिपोर्टिंग की है। हमें भी पता है कि करप्शन लूट मार जायज़ इस मुल्क में हो रही है, लेकिन साबित करने वाले एक तो मैं अर्ज करता चलूँ, चेयरमैन नैब अगर आप थोड़ा सा माजी में जाए तो किन्होंने तैनात किया? पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिलके। उसमें ग्रंटर कौन था? वो भी शख्सियत मदर अब्बास साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। 90% स्टाफ सारा पुराना ही है। तो मौजूदा हुकूमत ने खेत मिट्टी किसे नू देना? वो इनको छोड़े। ये बेचारे तो 6 महीने में एक रेफरेंस नहीं कर सके उसके खिलाफ। कहते थे 56 कंपनियां हैं, नंदीपुर करप्ट आदमी कर दिया गया है, साफ पानी है। नंदीपुर का जो मेन बंदा था, जो मास्टरमाइंड था, उसको इन्होंने एक सेक्रेटरी लगा दिया। इस हुकूमत से आप तो ना रखे। ये इमरान खान साहब एक खुद ठीक आदमी है, उनके इर्द गिर्द इतने खुशामदी आ गए हैं तो जितना गुमराह उनको कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस कमजोर की जाती हैं। ये मैं दर्जनों केस खुद जानता हूं। कमजोर ही नहीं, एविडेंस गायब भी कर दिए जाते हैं। माजी में ऐसा हुआ, मिसाल के तौर पे आसिफ जरदारी साहब के का पिछले दिनों जब एनआरओ केस चल रहा था तो उस पर खुद चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आसिफ जरदारी साहब माजी में टेक्निकल बुनियादों पर बरी होते रहे। वाजिद शमसुल हसन साहब कौन नहीं जानता, और वो फुटेज जो सबने देखी कि वो किस तरह से पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर खड़े होकर सारे डब्बे जो हैं वो, अगर आप दोबारा भी इस वक्त देख सकें कि वो डब्बे जो सारे लोड करवा रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, एक हैट उन्होंने पहनी हुई है, वो एक बड़े एक डॉन की तरह वहाँ पर खड़े हुए हैं और सारे वो एविडेंस गायब करा रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा भाई ये क्यों डब्बे लोड कराए, कहाँ चले गए? वाजिद शमसुल हसन को बुलाकर कोई आज पूछे ना, नैब वाजिद शमसुल हसन साहब ये कहाँ गया है सारा रिकॉर्ड, जिसके गायब हो जाने या एविडेंस गायब हो जाने की बुनियाद पर भी आसिफ जरदारी साहब बरी हो गए थे, ये कहाँ चला गया? कोई पूछे ना बुला के। आरिफ चौधरी साहब, सर ये शहबाज शरीफ साहब पर तो मैं बाद में आता हूँ, मगर आसिफ जरदारी साहब पर जो 4 रेफरेंस अब कराची नैब ने तैयार किए हैं जिसमें मेन एक्यूज हैं आसिफ जरदारी साहब, और आज वो एक एप्लीकेशन दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि JIT को रोका जाए कि जरदारी ग्रुप के ऑफिसर्स को वो हिरास कर रही है। तो आपके ख्याल में जरदारी साहब की ये पे दरखास्तें 3-4 दरखास्तें एक महीने के अंदर वो उन्होंने डाल दी हैं, टेक्निकली उनको फ़ायदा होने जा रहा है इन दरखास्तों के डालने से? टेक्निकली ये सारी की सारी दरखास्तें जो हैं इनका अंजाम इखराज ही होगा, खारिज होंगी, लेकिन जो इसका फ़ायदा है वो उन्हें पता है कि वो फ़ायदा क्या है। फ़ायदा वो ये हासिल करना चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को और इस सिस्टम को जितना मतून कर सकते हैं वो करेंगे। अब मसलन ये बात कि जनाब कहा कुछ गया था, लिखा कुछ गया है, तयशुदा बात है कि लॉ इस मामले में सेटल्ड है कि फ़ैसला वही होगा जो तहरीर में आएगा। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन जो है, जो भी कही गई ज़ुबानी, जो भी उन्होंने कहा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अब अदालत सैंक्टिटी जो है अदालत के उन अहकामात को है जो वो अब लिख कर तहरीर करके उस पर दस्तखत करके आती हैं, उन्हें सैंक्टिटी है। इसके अलावा उनकी ऑब्जर्वेशन जो है उन्हें वो सैंक्टिटी हासिल नहीं है, और ना ही किसी शख्स को ये हासिल पहुंचता है कि वो कहे कि जनाब फ़लाँ उन्होंने तो ये कहा था, फ़लाँ कहा था। तो अब और फिर जो इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए भी सेटल लॉ है। शहनाज बेगम केस से लेकर अब तक इतनी जजमेंट्स आ चुकी है कि इन्वेस्टिगेशन को ना कोई अदालत, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ना वो ओवरसी कर सकती है ना उसे रोक सकती है। इन्वेस्टिगेशन ने तो होना है, तो इसलिए JIT को उसके काम से, इन्वेस्टिगेशन को उसके काम से रोका नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सेटल लॉ है। लेकिन इसका फ़ायदा यकीनन ये होगा कि एक तो सब जगह ये बात आएगी, जितना आप उन्हें रुसवा कर सकते हैं, जितना अदालतों के बारे में आप हर्जा सराई कर सकते हैं, वो सारी की सारी, और उनकी क्रेडिबिलिटी को, चूँकि सबको मालूम है कि ये चीज़ें क्या हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आवाम की सतह पर, सियासी सतह पर इस तरह की हाइप क्रिएट की जाए कि जिसकी वजह से सारा निज़ाम जो है, निज़ाम अदल जो है, वो डिफेंसिव पे आ जाए, जो पहले ही बदकिस्मती से डिफेंसिव पे है। और मैं ये समझता हूँ कि अब तक जितनी चीज़ें हुई हैं जो अभी डिस्कस की जा रही थी, उसका किसे नहीं पता। चेयरमैन को मैं, भट्टी साहब और कितने लोग जो प्रोग्रामों में शामिल होकर ये बात उन्हें कह चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हजूर बात यह है कि अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं तो इस टीम के साथ डिलीवर नहीं किया जा सकता। यानी हमने वो भी देखा कि जो उनके प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए हैं, मैं हैरान रह गया कि यानी इस तरह गुफ्तगू, इस तरह आर्ग्यू किया जाता है।
अदालत में यानी सवाल किया जा रहा है और उसका जवाब हाई कोर्ट में किस तरह दिया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ही वॉज नॉट वेल, वो सिक थे, उनका इलाज हो रहा था, फिर भी उन्हें पेश किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब जो है इसकी, अब हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि फलां शख्स जो है जी उसकी नीयत पे नहीं शक, मुझे नहीं पता कि नीयत। अच्छा, एक चीज़ का मुझे सिर्फ बता दें चौधरी साहब, फिर मैं मजहर साहब की तरफ जाता हूँ। मुझे एक चीज़ सिर्फ बता दें, मजहर अब्बास साहब कह रहे थे कि नैब के लिए इतना आसान काम नहीं है, और जाहिर है नैब ने जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में मुख्तलिफ केसेस में अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस शो की है, उससे अंदाज़ा होता है कि वाइट कलर क्राइम को इस्टेब्लिश करने में या साबित करने में नैब की शायद पूरी तरह से एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि नहीं हो पाया मुख्तलिफ केसेस में। तो आपके ख्याल में इसी तरह से जरदारी साहब के केस में भी होने का इम्कान है? आपको लगता है कि जरदारी साहब के खिलाफ जो 4 रेफरेंसेज आ रहे हैं नैब नहीं कर सकेगा, या उसकी कैपेसिटी नहीं है, या केस कमजोर है जरदारी साहब के खिलाफ? केस कमजोर नहीं है, मसला यह है कि जिस केस में पहले बरी किया उन्हें नैब कोर्ट ने, वो ज़रा वो भी देखें कि उसमें जो उनके इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके बयानात देखें कि उनके अपने इन्वेस्टिगेटर्स ने कई जगह उन्हें सपोर्ट किया है, यानी नवाज शरीफ साहब को। तो इसका कभी आज तक किसी ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश ही नहीं की। तो केसेस कमज़ोर नहीं है, जो हमारे यहाँ मौजूदा सूरत हाल में वाइट कॉलर क्राइम के बारे में उस तरह की एक्सपर्टीज़ तो है ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केस प्रोसिक्यूट ना हो सके या उनमें सज़ा ना हो सके, और इतनी टेक्निकलिटीज़ पे में जाए भी कोर्ट तो वाइट कॉलर क्राइम की टेक्निकलिटीज़ दूसरे क्रिमिनल केसेस से मुख्तलिफ है। एक मैं मज़हर साहब की तरफ आने से पहले एक ब्रेक ले लूँ, ज़रा ब्रेक के बाद इसके साथ कनेक्ट करते हैं शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको कल ज़मानत हो गई उनकी, और रिहाई अमल में आ गई। शहबाज शरीफ साहब की रिहाई अमल में आने से फवाद चौधरी साहब बड़े नाखुश हैं। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो क्या कह रहे थे ये भी आपको ज़रा दिखाते हैं, और देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के केस को देखते हुए नैब पर कुछ सवालात उठ रहे हैं, वो सवालात क्या हैं उस पर भी बात करते हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेने, पहले ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं ब्रेक पर जाने से पहले कहकर गया था कि उनकी ज़मानत के बाद नैब पर बहुत सारे सवाल उठे। कुछ सवाल फवाद चौधरी साहब ने उठाए, कुछ सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। मजहर साहब, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इल्ज़ाम कमज़ोर था या नैब की कारकर्दगी कमज़ोर है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? देखिए असद, हमारी यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये कि हम बैंड बाजे के साथ तहकीकात शुरू करते हैं। आप दुनिया में जितनी भी एंटी ग्राफ्ट या करप्शन के ख़िलाफ़ या इवन क्रिमिनल केसेस में जो तहकीकात होती हैं, आप ज़रा जायज़ा लें कि उसमें इतनी पब्लिसिटी कहाँ होती है। जब तक वो चीज़ों को मैच्योर नहीं कर लेते माफ़ कीजिएगा, उस वक्त तक वो मीडिया में लेकर नहीं आते कभी भी चीज़ों को। हमारे यहाँ आप डॉक्टर आसिम का केस ले लें, मादी में छोड़ दें, मादी में 4 हुकूमतें अभी जिसका आरिफ जिक्र कर रहे थे, मादी में जुनेजो से शुरू कर दें। करप्शन की बुनियाद पे हुकूमत ख़त्म की गई, लेकिन सबको पता है कि वो करप्शन की बुनियाद पे हुकूमत ख़त्म नहीं की गई थी। 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत करप्शन की बुनियाद पे ख़त्म की गई। बाद में ये चीज़ सामने आ गई जो असगर खान केस में हमें नज़र आता है कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज की गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। यही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म की गई। फिर होता क्या है कि आप एक गवर्नमेंट ख़त्म करते हैं और उसी गवर्नमेंट के बहुत से लोगों को अगली गवर्नमेंट का हिस्सा बना लेते हैं। मुशर्रफ साहब ने नैब बनाई, और नैब का काम कहाँ 2001 के बाद हमें क्या नज़र आता है? PMLQ बनाना, पैट्रियट बनाना, ग्रुप्स, एक ग्रुप को बनाना, दूसरे ग्रुप को तोड़ना, एक की फाइलें तैयार करना, दूसरे की फाइलें ख़त्म करना। तो जो परसेप्शन बना नैब का, वो यही बना कि ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए चीज़ों को इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने यही चीज़ देखी कि पिछले 10 साल में लेकिन अभी भी मज़हर साहब ऐसा ही हो रहा है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत को देखते हैं तो क्या आपको वो स्टोरी लगी, मतलब उससे रेलेवेंस क्या लग रही है आपको? नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए फ़र्क क्या आया। फ़र्क जो आया है वो 2007 के बाद
एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी से आया। उस जुडिशरी को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस जो है उस पर बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत से फैसलों पे लोग तनकीद कर सकते हैं, लेकिन सब उसको आज़ाद अदलिया कहते हैं। चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कल की गवर्नमेंट हो, कल की अपोजिशन हो, या आज की गवर्नमेंट हो, आज की अपोजिशन हो। यही तो हो रहा है कि मेरे हक़ में फ़ैसला आता है तो मैं उसे इंसाफ की फ़तह कहता हूँ, मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि जी या नैब बाइज्ड है या JIT बाइज्ड है, या तो ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। ये रिफ्लेक्शन सिर्फ इस वजह से होती है कि नैब जब भी काम करे, नैब करे, FIA करे, तो उन्हें इंतहाई खामोशी से तहकीकात करनी चाहिए, और जब तक चीज़ें मेच्योर ना हो जाएं, ना उन्हें गिरफ्तारी करनी चाहिए और ना उनको वावेला करना चाहिए, ना ख़बरें लीक करनी चाहिए जिस तरह JIT की रिपोर्ट्स लीक की जाती हैं, जिस तरीके से JIT की वीडियोज़ लीक की जाती हैं। इन सारी चीज़ों से नुकसान होता है, इन सारी चीज़ों से जो वाकई असल में जिनके खिलाफ मुकदमा बन भी रहा होता है उनका मुकदमा कमज़ोर हो जाता है, कर देते हैं। सिर्फ ये चीज़ करनी है कि अगर तहकीकाती इदारे सही है, लेकिन भट्टी साहब मैं सर एक चीज जो सवाल मुझे अब आपकी गुफ्तगू से पैदा हो रहा है, जो मैं भट्टी साहब के सामने रखना चाहता हूं, मैं अब इसमें प्रॉब्लम भट्टी साहब ये है कि हमें सोर्सेज से ये खबरें आ रही थी और बड़े नैब के बड़े जिम्मेदार अफसर से मेरी बराह रास्त जो है वो उनकी तरफ से खबर थी कि आज ही शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार हो गया, आज ही चेयरमैन नैब के पास चला गया और चेयरमैन नैब ने उस पर बस अब जो है वो अप्रूवल उनसे लेनी है, और ये रेफरेंस फाइल, और एक नहीं 6 रेफरेंसेज आ रहे हैं। ये बातें जो हैं वो नैब के अफसरान ऑफ द रिकॉर्ड, जिन लोगों आपके साथ भी आई एम श्योर कि डिस्कस होती होंगी, वो कहाँ रह गया फिर रेफरेंस? वो 6 आते आते उनमें से एक भी ना आया, वो चेयरमैन नैब के पास चला गया था, यानी कि रेफरेंस के तैयार होने तक की खबर है, उसके आगे की खबर नहीं है। वो कहाँ रह गया बीच में? ऐसा देखें, जो आपने 6 नुक्ते उठाया सारे ही अहम है, एक से ज़्यादा एक अहम है। क्या करप्शन नहीं होती? हमारे 2 गेस्ट और आप फैसला करें। मैं कहता हूँ अरबों खरबों की करप्शन होती है, और मेरे सामने लोग अरबपति बने हैं दिनों में, इस चीज़ में तो शुबह ही नहीं। क्या होता है, एक जुर्म क्राइम हुआ ही नहीं, या साबित नहीं हुआ, या साबित किया ही नहीं गया। ये तीनों चीज़ें अहम है, तीनों चीज़ साबित किया ही नहीं गया। मदर साहब ने फरमाया बेनज़ीर की हुकूमत भेजी, और साथ ही ये फरमा दिया कि असगर खां केस वो भी करप्शन था। अगर भाई आपने करप्टरों को पकड़ना नहीं, हर जगह कंप्रोमाइज करने हैं, डीलें करनी है, डील करनी है, तो इसमें क्राइम तो हुआ। आप साबित नहीं करना चाहते, आप बदनीति हो, आप शरीके जुर्म हो उनके। मैं इस बात पे से इख्तलाफ करता हूं कि नैब या JIT इन्वेस्टिगेशन करती है, उनका काम होता है चीज़ों को खुफिया रखना, लेकिन एक रिपोर्टर होता है, उसका काम होता है पसे पर्दा चीज़ों के हकायक तलाश करना, ढूंढना। वो जितनी मर्जी छुपाते रहे, जर्नलिस्ट का काम होता है छुपी चीज़ों, पर्दों के पीछे, बट्टी के नीचे दबी चीज़ों को निकाल के लोगों तक ले जाना आगे। अगर वो एक नया फैसला करता है, मैं कह रहा हूं कि रमजान शुगर मिल का लेटर शहबाज शरीफ के सिग्नेचर का मैंने खुद देखा हुआ है, अगर वो गायब हो गया तो मेरा क्या कसूर है, या आपका क्या कसूर है? मदर अब्बास साहब क्या करेंगे? यार ये हकीकत है कि जुर्म होता है, क्राइम होता है, क्राइम किया जाता है, करवाया जाता है, लेकिन डील हो जाती है। यहाँ तो आप सारे आज मुतफिका फैसला कर देना कि पाकिस्तान में आज तक करप्शन हुई नहीं। मुर्गी बेच 12 मुर्गियां चोरी करने वाला साल से अंदर है, अरबों रुपए की करप्शन का अलावा शहबाज शरीफ 5 दिन जेल में रहते हैं, मुश्किल से इस्लामाबाद चले जाते हैं। एक मिनट भट्टी साहब, जी मदर साहब, भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि जो आप बात कह रहे हैं, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूं कि जर्नलिस्ट का तो यही काम होता है, लेकिन जब आप ये काम होता है तो जर्नलिस्ट वो एक्सक्लूसिव निकाल के लाता है। ये नहीं होता कि वो चीज़ सारे चैनल पे एक ही अंदाज में चल रही हो, एक ही अंदाज में रिपोर्ट्स लीक हों। ये फिर जर्नलिस्टिक वर्क मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि जर्नलिस्ट आरिफ हमीद भट्टी को मैं जानता हूं, आरिफ हमीद भट्टी के कनेक्शंस को मैं जानता हूं कि वो रिपोर्ट निकाल के ला सकता है। नहीं, मैं मजहर अब्बास की इस बात को सेकंड करता हूं। एक होता है खबर लीक करना, एक होता है खबर ढूंढना, एक होता है प्रोपेगेंडा कराना, एक होता है एक्सक्लूसिव खबर लाना। मदर साहब की दो राय नहीं है, लेकिन मदर साहब या आरिफ चौधरी साहब मुझे बता दें, क्या इस मुल्क में अरबों खरबों की करप्शन नहीं हो रही? तो साबित क्यों नहीं होती? हर साबित करना तो फिर ये जो अदारे इनका काम है ना, हमारा काम तो खबर देना है। 100% कह रहे हैं, थानेदार हरगिज नहीं है। सही।
बिल्कुल ठीक है। अब एक ये जो अभी भट्टी साहब फिर मुझे ये बताइए ना कि जब साबित नहीं हो सका, ये खबर आई सरे महल की, सरे पैलेस की, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जी 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 मदर साहब कुछ कह रहे हैं आप? तो यही तो बात है। देखें असद, मसला ये है कि मैं जानता हूं कि सिंध में ओमनी ग्रुप क्या काम करता है, मैं जानता हूं कि सिंध में कितने लेवल की करप्शन है, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल ये बात कर सकता हूं। मैं किसी को डायरेक्टली जब ये अक्यूज करूंगा तो अनटिल अनलेस मेरे पास वो एविडेंसेस ना हो और कानून की नज़र में अगर वो मुल्जिम साबित ना हो तो मैं अपने तहीं तो ये कह सकता हूं कि भले कोर्ट उसे साबित करे ना करे, मैं उसे समझता हूं। चलें सर, लेकिन मैं पब्लिकली ये बात इसलिए नहीं कर सकता कि मैं कर नहीं सकता हूं, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। चला जाऊं आरिफ चौधरी साहब। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आरिफ चौधरी साहब, आपकी राय, नैब की कारकर्दगी कमजोर है या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इल्जाम कमजोर था? नहीं, बैकग्राउंड जो सारी बताई गई है नैब के हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नैब की कारकर्दगी जो भी हो, नैब के अंदर जो सिस्टम है उसकी तरफ तो आज तक किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और इसके अलावा जो माजी में हुआ है, आज तक कभी किसी ने गौर किया है कि अगर आप इतने इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फाइनेंशियल क्राइम है इसकी बेखनी की जाए और वाइट कॉलर क्राइम को ख़त्म किया जाए, तो कभी आपने गौर किया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए? आज तक जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस जैसा एक इदारा यहाँ मौजूद नहीं है। फोरेंसिक साइंस की सिर्फ एक लेबॉर्ट्री मौजूद है और बाकी किसी तरह आपके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको यहाँ बिठा के सवालिया निशान है, उनकी तरबियत ही नहीं है इन कामों के लिए। और फिर दूसरा इंटेग्रिटी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें, और ये ख़ास तौर पे जो वज़रा ये बातें करते हैं कि निज़ाम हमारा मुंह चढ़ा रहा है, यानी हमारे यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि जिसको जो कुछ करना होता है वो खुद कुछ भी नहीं करता, उसका मुंह ही चढ़ाया जाता है और सिस्टम ही मुंह चढ़ा रहा होता है। तो आप खुद क्या कर रहे हैं? आप सारी कायनात का मुंह चढ़ा रहे हैं। यानी आपको ये चाहिए कि जब आपको लोगों ने मैंडेट दिया है तो इन चीज़ों पे बैठ के कम अज़ कम आप लेजिस्लेशन करें। एक और चीज़ चीफ जस्टिस साहब ने शुरू किया है कि जनाब जो गवाह झूठे हैं उनको दी जाए सज़ा। चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि सिस्टम को इस वक्त प्रिजाइड कर रहे हैं, अगर गवाहों को, झूठे गवाहों को आपने सज़ा देनी है तो उन झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद पर ये जो नीचे 3 जगह से सेशन, एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट, वो फैसले करके भेजते हैं उनको, उनका आप क्या करेंगे? और उसके लिए एक निजाम होना चाहिए कि जिन्होंने उस झूठी गवाही को एक्सेप्ट किया, क्यों किया, कैसे किया? हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप उनके बारे में कोई आपके पास स्टोरी की बात हो रही है, एक होता है जो सबके पास चल रही है, आपको एविडेंस एक्ट जो है राइट सर उसे तब्दील करना होगा। आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर मेरा ख्याल कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं और एक स्टोरी ऐड करते हैं। आपको बताएंगे कि आईपीपीज ने क्या खेल खेला और किस तरह से उन्होंने सालाना $1 अरब वसूल किए, जो 15% मुनाफा जो है वो लेने का उनका कानूनी हक था, वो कैसे वो 70-80% तक लेते रहे। और अब नैब इसमें जो है वो कार्रवाई करने जा रहा है, तो नैब के पास इतने सारे पहले केसेस हैं, नैब उसमें शायद हुकूमत की तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर सका, तो नैब इसमें क्या करेगा? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको नाज़रीन। नैब के नाथमा कंधों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। जो पुराने केसेस चल रहे हैं उसमें उनको रिव्यू में जाना है, जहां पर बरी हुए हैं वहां पर उनको केसेस को देखना है, फिर आसिफ जरदारी साहब के रेफरेंसेस आ रहे हैं, फिर मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करने हैं, और अब एक और मामला आईपीपी के खिलाफ भी रेफरेंस जो है वो नैब प्रोब कर रही है और केसेस चलाने का इरादा रखती है। अब ये मामला क्या है, ज़रा हमारे साथ सोहेल भट्टी साहब मौजूद है जिनकी ये स्टोरी है। सोहेल भट्टी साहब, आप बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेकर आते हैं, ये क्या मामला है? मुझे ये यकीन है, मुझे स्टोरी तफसील
तफसील से शायद पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसका जो खुरा है वो भी जाके इसके ताने बाने भी सियासतदानों से मिलेंगे। एग्जैक्टली पहली बात तो जिस नैब को हम डिस्कस कर रहे थे, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है, कोई फीड की हुई स्टोरी नहीं है, तो उस हवाले से इसका एक अपना इम्पैक्ट है। मामला ये है कि बिजली की पैदावारी कंपनियों को एक घिनौना खेल काफी तवील अरसे से जारी था। आपके इल्म में होगा कि हम देखते हैं कि 2008 के बाद गर्दिशी कर्जे ने जन्म लिया। 2013 में जाके 480 रुपए हमने अदा किए, इस कौमी खजाने से, आवाम की जेबों से अदा हुए। उसके बाद कहा गया कि अब ये दोबारा पैदा नहीं होगा। वो गर्दिशी कर्जा 1300 अरब से तजावुज कर चुके और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गुज़श्ता 1.5 साल से मुख्तलिफ हुकूमती इदारे इस बात के ऊपर मुतफिक्र थे कि हो क्या रहा है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो कौमी खजाने को दीमा की तरह चाट रही हैं। दस्तावेज मिली, उनको ऑडिट किया गया, नैब के पास गया और नैब ने अपनी इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, जिसके नतीजे में पता चला कि 2002 की पॉलिसी के तहत जो कंपनीज आई उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स पेश किए, मुख्तलिफ कंपनीज की फेक सर्टिफिकेशन वहां पेश की अपने पावर प्लांट्स की ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। और कितना मुनाफा कमाया? मुनाफा हमने एज पर पॉलिसी उनको अलाउ किया था 15% आपने अपने इक्विटी के ऊपर सालाना मुनाफा कमाना है। यानी कि एक पावर प्लांट के अंदर, जिसकी नैब इस वक्त तहकीकात कर रहा है, एक मालिक ने उसके अंदर एक 200 मेगावाट के प्लांट के अंदर 3 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट की और उसने एक साल, वो उसने 25 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेनी थी, उसके ऊपर 15% सालाना मुनाफा लेना था। उसने क्या किया, एक साल के अंदर ही उसने 80% मुनाफा कमा लिया अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। नैब की तहकीकात बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। सिर्फ ये मामला नहीं जो इस वक्त वर्किंग की गई है, जो कुछ आईपीपीज, उसके साथ हमारे यहाँ कायदे आज़म सोलर पावर पार्क, कोल के पावर प्लांट, विंड के पावर प्लांट, इनकी इस वक्त सालाना जो अपना मुनाफा हासिल करने के बाद जो इजाफी पैसे वसूल कर रहे हैं इस कौमी खजाने से, इस मुल्क की आवाम की जेबों से निकाल रहे हैं, वो $1 अरब से एनुअल ज्यादा है, $1 अरब से ज्यादा। और अगला सुन लीजिए, नैब की इस रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इन तमाम जो मुख्तलिफ, जिसके अंदर विंड है, सोलर है, फ्यूल ऑयल के लोग प्लांट्स हैं, हम आइंदा 20 से 25 सालों के दौरान $18 अरब इजाफी अदा करेंगे। लें जनाब, अब जरा 1 मिनट यहाँ रुकिएगा। लें, अब भट्टी साहब कहाँ कहाँ जाकर सर फोड़ेंगे? अब इस पे भी नैब, इसके पीछे भी जाएंगे तो पीछे निकलेंगे सियासतदान, क्या करेंगे? असद, मेरी गुजारिश है, मैंने तो कहा इससे ज़्यादा अरबों खरबों रुपए के करप्शन होती है और उसमें हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी शामिल होती है। लेकिन बदकिस्मती ये इस मुल्क में लगता है कोई ताकतवर तबके जो भी हैं वो करप्शन को साबित ही नहीं करना चाहते, उनको सजा ही नहीं देना चाहते, या वो बेनिफिशरी हैं किसी भी तरीके से। जैसे सुहेल साहब ने ये बगराया, इस बात में दो राय कोई नहीं है, लेकिन नैब को रोक देना चाहिए। भाई, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो अरबों रुपया आप पर साल का लगाया जाए। जिस ताकतवर का केस आता है उसमें आप जीरो हो जाते हैं, कोई कमजोर आता है उसको आप उल्टा लटका देते हैं। ये भी कोई तरीकाकार है? देखे ना, यहां किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाए, उसे गिरफ्तार मिनिमम ना करे जब तक कि आपके पास अनबिलीवेबल एविडेंस सामने ना आ जाए। लेकिन इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, आपको एक नोटिस भेज दिया, आपके पूरे पाकिस्तान में चर्चे हो गए, नोटिस मुझे आ गया, मैं पूरे पाकिस्तान में बदनाम हो गया। जब अदालत में जाते हैं तो इनके पास एविडेंस ही कोई नहीं होता, कागज ही कोई नहीं होता, प्रूफ ही कोई नहीं होता नहीं है, गैप कर दिया जाता है। मैं गिरफ्तार ना किया जाए। खबर दे दूं, नैब के चंद अफसरान की इंक्वायरी हो तो इनके लिए 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाए। कमाल है यार, करप्शन तो होती है, रोज़े हशर अव्वल से हो रही है, लेकिन करने वाले और कराने वाले सब मिले हुए हैं। हमें बेवकूफ बना देते हैं जी, इतने एविडेंस आ गए, 750 सफ़े की 7,500 बुक्स आ गई, फलां आ गया फलां आ गया। जब किसी ताकतवर को सजा आज तक कब हुई है? एक सजा सही काटी है जुल्फ़कार अली भट्टो ने, सब बाकी सब ने फ्रॉड जेलों में किया, इन्हें जेलों में हर मराहत मिलती थी। दर हकीकत हमारे ताकतवर तबका जो है कानून से बाला है। नैब अगर कमजोर है तो इनकी प्रोसिक्यूशन मजबूत की जाए, इन्हें पहले इतनी कैपेबिलिटी दी जाए कि जो इल्जाम लगा रहे हैं साबित भी कर सकते हैं कि नहीं, कि सिर्फ इज्जत उछालने के लिए रह गया है। मुझे नोटिस भेज दे, इनके पास सब कुछ सबूत है, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, बल्कि मजहर साहब को भी चाहूंगा कि वो अपनी राय का इस पे इजहार करें। मजहर, मसला ये है कि वो जब गिरफ्तार करते हैं किसी को सेक्शन 24 के तहत गालिबन, वो ये कहते हैं कि हमने इसको इसलिए उठाया है कि ये गवाहों पर असरअंदाज हो रहा था, या फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर सकता था, या शवाहिद मिटा सकता था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के पीछे भी यही लॉजिक थी। मगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया, फिर भी शहबाज शरीफ जाहिर है फिर गवाहों पर असरअंदाज नहीं हो सके होंगे और फैक्ट्स को, शवाहिद को नहीं मिटा सके होंगे, फिर भी कुछ साबित नहीं हो सका। तो फिर ये 24 सेक्शन जो है ये रिव्यू नहीं होना चाहिए, जिसको हर मौजूदा हुकूमत जो है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, ऑपोजिशन इंटरेस्टेड होती है सिर्फ।
देखिए असद, आरिफ मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो लोग गिरफ्तार करते हैं वो बचने बचाने का रास्ता भी बताते हैं, और ये साल से होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये चीज़ें कि जो पकड़ते हैं वो आपको ये भी बताते हैं कि आप किस रास्ते से बच के निकल सकते हैं, और यही हमारा अलमिया है। देखिए मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, बिल्कुल ये बात की है कि यहाँ जो बड़े लोग हैं उनका कानून और होता है, छोटे लोगों का कानून और होता है, उनके साथ उनका ट्रीटमेंट और होता है, छोटे लोगों के साथ और होता है, और बड़े लोगों में भी कैटेगरीज़ हैं। यानी मैं आपको बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ कि जिन पर शायद हाथ डालते हुए भी नैब जो है हिचकिचाती है। बेशुमार बेइंतहा करप्शन के लेवल आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अरबों खरबों की करप्शन जब पकड़ी जाती है तो जो लोग पकड़ते हैं वही रास्ते भी बताते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। देखिए बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब भी और आरिफ हमीद भट्टी साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में एक लड़के को जिसे 10 साल से बंद किया हुआ था कत्ल के एक मुलजिम में, उसमें मुकदमे में, उसे रिहा करने का ऑर्डर करते हुए ये कहा कि कितने अफसोस की बात है कि मजिस्ट्रेट ने इसकी गलत शनाख्त परेड करा दी और ये 10 साल से वो था, उसको बरी कर दिया। जब उसे बरी कर दिया तो जो मकतूल था, जिसका बेटा मारा गया था, उसके बाप ने सिर्फ ये सवाल किया कि मुझे तो ये बताएं कि मेरे बेटे को किसने कत्ल किया है, किसने मारा? मैं अपने बेटे के कातिलों को कहां पकड़ूं? मैंने तो अब तक इस मुकदमे में 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। तो फिर जाहिर है कानून के तौर पे तो उसे यही कहा गया कि जी आप पुलिस जाएं। अब वो पुलिस के ही हाथों ये सब कुछ हो चुका था। यानी प्रॉब्लम का पता है, शायद चीफ जस्टिस साहब को पता है, लेकिन सॉल्यूशन का पता नहीं है कि जहां बेगुनाह लोग जी नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, सिस्टम में जो बुनियादी नुक्स है, मुझे 3 बातें वो यही है अर्ज करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब ये देखते हैं ना कि जी वहाँ बेल हो गई, उस बेल के होने के साथ फौरी तौर पर गुफ्तगू भी शुरू हो जाती है दोनों तरफ से। एक तरफ यूँ क़यामत आ जाती है कि शायद पता नहीं क्या हो गया, दूसरी तरफ भी ये होता है कि जी बस सब बेगुनाही साबित हो गई। लेकिन बेल के मामले में ये जो मेरे 2 दोस्तों ने बात की है वो बड़ा सच है कि पाकिस्तान में यही कानून जब से बना है, बेल के केसेस आप देख ले कितने लोगों को बेल मिली और किस बुनियाद पर मिली। यानी लॉ नहीं है बेल का। नैब, ये आपको मालूम होगा कि जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें कोई जिक्र नहीं है बेल का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल होती है कि जी मेरी आज़ादी सलब हो रही है, और उसमें भी केसेस हैं जिसमें कहा गया कि एक्सट्रीम हार्डशिप के केस में आप बेल दे सकते हैं। लेकिन बड़ी कमाल बात है, आपने वो हार्डशिप देखा में होगा, वो बीमारी भी शामिल है ना जिसका फायदा अब नवाज शरीफ साहब भी उठा रहे हैं। मैं आपको अर्ज करता हूँ, वो जब पहले सजा सस्पेंड की गई तो उस वक्त भी मैंने देखा कि सवालात वो थे जिनका बिल्कुल ताल्लुक उस बेल के केस से नहीं था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और उसे हज़फ किया कि ये ऑब्जर्वेशन जो है इनका ताल्लुक नहीं होगा, ये उस पर असरअंदाज नहीं होगी। एक मसला ये है कि नैब के पास ही अगर साबित करने के लिए पूरी चीजें ना हो तो कैसे हो सकता है? अच्छा, दूसरी बात मैं बस वाइंड अप करते हुए भट्टी साहब, मैं आपसे सवाल रह गया था वो ये था कि अब ये जो राइट सर, मैं ये जो IPPs वाला मामला है, इसमें ये ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं? क्या इसके पीछे भी सियासी शख्सियात हैं? जी यकीनी तौर के ऊपर सियासी शख्सियात का रोल इसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर है। नैब डिटरमिन कर चुके हैं, पंजाब हुकूमत, मुतबादला तवानाई तरक्याती बोर्ड और नेपरा के ऊपर इब्तदाई तौर के ऊपर जिम्मेदारी आयद की गई। चूँकि ख्वाजा आसिफ साहब ने 2014 में सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते हुए इन मालकान को रोबन बैरन्स का स्टेटस इनका डिक्लेयर सेनेट के इजलास के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही और कार्रवाई नहीं हो सकी। आखिर में जाते जाते मैं अब आपको खबर देता चलूं जो मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि एक मेन स्ट्रीम मिनिस्ट्री, एक सफ़े अव्वल के वफाकी वजीर, वो अपने ही मातहत एक ज़ैली इदारे की जो मैनेजमेंट है उनके साथ उनके बहुत इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, और तंग आकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त किया है कि मुझे मेरा कलमदान तब्दील कर दिया जाए, मैं ये वजारत नहीं हैंडल करना चाहता। वाज़ेह रहे कि ये जो टॉप 3-4 मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये उनमें से एक मिनिस्टर साहब हैं, वफाकी वज़ीर, जो अब अपनी वजारत नहीं चलाना चाहते क्योंकि उनके अपने ज़ैली इदारे के सबरान के साथ शदीद नौयत के अख्तलाफात पैदा हो गए हैं और मामलात
जो है वो बिल्कुल खुश उसलूबी से नहीं चल पा रहे। ये आज का प्रोग्राम था। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भट्टी साहब आपका, चोई साहब आपका, और मज़ा साहब आपका भी, और आप भी भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।